टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग टेक्सटाइल की क्लास ले रहे हैं और टेक्सटाइल की क्लास में कल हम लोगों ने क्या खत्म किया था, कल हम लोगों ने जो है फैब्रिक पढ़ा था। फैब्रिक में हम लोगों ने कल की क्लास में केयर लेबल्स को डिस्कस किया था। अब इसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखिए सारे कपड़े पढ़ लिए, कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं कपड़े, प्रिंटिंग छपाई वगैरह सब कुछ हो गई। अब हम लोग उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे कि जब टेक्सटाइल लूम पर से कपड़ा उतरता है तो कपड़ा उतरने के बाद उसमें कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है, जो आपके मेनली स्टेप्स में पूछा जाता है। एग्जाम्स में इसका स्टेप्स आता है, जैसे कॉटन में आ गया तो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का क्या कहते हैं स्टेप्स आते हैं वहां से, जिसको हम लोगों ने क्वेश्चन जिसने हम मेरी पूरी सीरीज करी होगी जो नेट के हमने क्वेश्चन सॉल्व करा, वहां पर कॉटन का जब आया है क्वेश्चन जिसमें हमने उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस को किया है कि कॉटन बनाने का जो है स्टेजेस क्या होती, उसमें उस क्वेश्चन को लिया भी हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी सीक्वेंस को देखेंगे, उसी स्टेप्स को देखेंगे कि लूम पर से कपड़ा उतरता है तो उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें होती है। एक टेक्सटाइल मिल में जाने के बाद मिल्स में उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन टेक्सटाइल मिल्स, यानी कि टेक्सटाइल मिल्स में कौन कौन सी प्रोसेसिंग होती है। ये क्या है, ग्रे फैब्रिक। जब लूम पर से कपड़ा उतरता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं पहले, ठीक है, हम लोग जैसे करघा पढ़ते हैं, ठीक है, करघा, करघे पर क्या बनता है, कपड़ा। कपड़े को क्या कहते हैं, ग्रे फैब्रिक या ग्रे गुड्स कहते हैं। ठीक है, ग्रे गुड्स या इसको हम ग्रीस गुड कहते हैं, ग्रीस गुड या ग्रे फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, ग्रे फैब्रिक कहते हैं। उसके बाद फिर अब हम इसकी क्या करते हैं, परिसज्जा करते हैं, यानी कि फिनिशिंग करते हैं। ठीक, हम इसकी क्या कर लेते हैं, फिनिशिंग कर लेते हैं, कपड़े की परिसज्जा कर लेते हैं, कपड़े की फिनिशिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाता है, एक थान मिलता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ग्रे फैब्रिक जो हमने कलेक्ट किया था, ठीक है, ग्रे फैब्रिक जो हमारा लूम पर से, लूम पे कपड़ा हम लोगों ने बिना था, वीविंग करी थी लूम पर, किसकी, वार्प और वेफ्ट को लेकर के हम लोगों ने ताने बाने को यानी कि लेकर के कपड़े की बुनाई करी थी। अब जो बुना हुआ कपड़ा है उसको क्या कहते हैं, ग्रे फैब्रिक कहते हैं, जो कि करघे से उतरे कपड़े को हम क्या कहते हैं, ग्रे गुड्स, ग्रीस गुड्स या ग्रे फैब्रिक कहते हैं। ठीक है, अभी क्या किया गया, कलेक्टेड बाय वीविंग डिपार्टमेंट, यानी कि जहां पर भी कपड़े की बुनाई होती है वहां से कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद फिर उसका क्या किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाता है, इनके स्टेप्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका क्या किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, यानी कि उसकी जांच की जाती है। इंस्पेक्शन का मतलब उसकी जांच की जाती है। धागे में ताने बाने की संख्या देखते हैं, पिक ग्लास की मदद से बेसले बैलेंस देखते हैं, यानी कि उसमें पिक ग्लास क्या है, बेसले बैलेंस क्या है। पिक ग्लास की बात हम लोगों ने करी थी, पिक ग्लास क्या है, बेसले बैलेंस क्या। ठीक है, धागे में एक तरीके से हम क्या करते हैं, जो कपड़ा है, कपड़े में कितने ताने हैं व कितने बाने हैं, इनकी संख्या देखते हैं। कैसे देखते हैं, पिक ग्लास और बेसले बैलेंस। हम लोगों ने इसका पहले भी जब लोगों ने यार्न काउंट को डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, यार्न काउंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पर हम लोगों ने पिक ग्लास को भी देखा था क्या होता है और बेसले बैलेंस को भी देखा था। ठीक है, पिक ग्लास क्या है, एक उपकरण है जिससे 1 इंच में कितने ताने बाने हैं काउंट करते, यानी कि 1 इंच कपड़े में कितने ताने व बाने हैं, उनको जब हम उनकी संख्या देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पिक ग्लास कहते हैं। ठीक है,
जैसे पूरा कपड़ा है, आप पूरे कपड़े के ताने बाने तो गिन नहीं सकते हो, पूरे कपड़े के ताने बाने गिने जा सकते, नहीं गिने जा सकते। इसीलिए हम जैसे कि एक पूरी डिश बनाने के बाद उसका थोड़ा सा, इतना सा आधा चम्मच लेकर के हम उस डिश को टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते कि वो कैसा बना है कैसा नहीं बना। उसी तरीके से हम कपड़े का ही छोटे टुकड़े पर ही मतलब टेस्ट करते हैं कि उसमें कितने ताने बाने हैं। ये हम क्या करते हैं इंस्पेक्शन के जरिए। उसके बाद बेसले बैलेंस यानी कि धागे की लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि को चेक करना, इन सबको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। बेसले बैलेंस के जरिए क्या किया जाता है, धागे की लंबाई, चौड़ाई, व्यास, इन सबको क्या किया जाता है, चेक किया जाता है बेसले बैलेंस के जरिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, सींजिंग एंड डिसाइजिंग। पहले क्या आता है, ग्रे फैब्रिक आता है, फिर उसके ताने बाने चेक किए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, इंस्पेक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, पिग ग्लास, हाँ पिग ग्लास उसी के अंदर आ गया, इंस्पेक्शन के अंदर ही पिग ग्लास, ये मीनिंग दिया हुआ है कि पिग ग्लास और बेसले बैलेंस क्या है। इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा, सींजिंग एंड डिसाइजिंग। सींजिंग एंड डिसाइजिंग क्या होता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। सींजिंग एंड डिसाइजिंग के बारे में, रोलर के द्वारा गंदगी हटाना, फुज्जियों को हटाना। ये फुज्जियां जो कपड़े बनाने के बाद में उस पे अनवांटेड रोए नहीं होते हैं, धागे नहीं होते हैं, रेशे रेशे से होते, उन्हीं को फुज्जिया कहते हैं। ठीक है, फुज्जियों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, सींजिंग करते हैं। ठीक है, कपड़े को बराबर, एक तरीके से कपड़े को पूरा फाइन करना, बराबर करना, इसी को हम क्या कहते हैं, सींजिंग कहते हैं। ठीक, उसमें हम सींजिंग की प्रोसेस में हम कभी कभी क्या करते हैं, माड़ का भी यूज करते हैं, उसमें स्टार्च का यूज भी करते हैं। ठीक है, रोलर के द्वारा हम स्टार्च का यूज भी करते हैं सींजिंग की प्रोसेस में। ठीक, अब डिसाइजिंग में क्या करते हैं, सींजिंग में प्रयोग होने वाले तत्वों को हटाना। अब जिन भी चीजों का हमने यूज किया है सींजिंग में, ठीक है, सींजिंग की हमने, तो सींजिंग में हम स्टार्च वगैरह, केमिकल्स वगैरह का यूज करते हैं, कपड़े की फुज्जी वगैरह, कपड़े को एक फ्लैट सरफेस देने के लिए। ठीक है, सींजिंग में हम कपड़े को एक फ्लैट अच्छा प्लेन सरफेस देने के लिए उस पे हम केमिकल्स का, स्टार्च का, इन सब का यूज करते हैं। ठीक, अब उसमें जो भी चीजें यूज हुई है, डिसाइजिंग क्या होता है, बेसिकली डिसाइजिंग पूछा जाता है, सींजिंग क्या है, डिसाइजिंग क्या है। डिसाइजिंग क्या है, सींजिंग में प्रयोग होने वाले तत्वों को हटाना, यानी कि जो भी चीजें उसमें यूज हुई उनको हटाना, रासायनिक तत्वों को हटाना, यानी कि उसमें जो भी चीजें यूज हुई हैं, जो भी केमिकल्स यूज हुए हैं, इन सबको हटाना। ठीक है, और इसके लिए दो टेस्ट करते हैं। अब ये दो टेस्ट पूछे जाते, डिसाइजिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, दो टेस्ट करते हैं, एक होता है आयोडीन टेस्ट और एक होता है टिगावा टेस्ट। ठीक है, डिसाइजिंग की प्रोसेस में हम दो टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट और टिगावा टेस्ट। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, देखिए आयोडीन टेस्ट क्या है, टिगावा टेस्ट क्या है। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, डिसाइजिंग की प्रक्रिया में किस स्तर पर, यानी कि डिसाइजिंग की प्रक्रिया किस लेवल तक की गई है, इसका पता हम कब करते हैं, किस स्तर पर करते हैं, आयोडीन टेस्ट जब हम करते हैं, मतलब डिसाइजिंग की प्रोसेस का चेक करना आयोडीन टेस्ट है। टिगावा टेस्ट में हम क्या करते हैं, सींजिंग की प्रक्रिया किस स्तर तक हुई है, ये हम टिगावा टेस्ट में करते हैं। ठीक है, समझ में आया, मतलब आयोडीन टेस्ट किसकी चेक करने के लिए होता है, डिसाइजिंग की प्रोसेस चेक करने के लिए कि किस लेवल तक हमने डिसाइजिंग करी है। ठीक, और टिगावा टेस्ट कब होता है, किस लेवल पे हमने सींजिंग की प्रोसेस करी है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप आ जाता है हमारा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब अब कपड़े का हमने क्या किया, पहले हमने ग्रे फैब्रिक लिया, फिर उसका इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद हमने उसमें सींजिंग करी, सींजिंग यानी कि कपड़े के सरफेस को फ्लैट किया, फिर हमने डिसाइजिंग करी, डिसाइजिंग में हमने जो भी सींजिंग में केमिकल या चीजों का यूज किया था उसको हटाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस कपड़े पर ब्लीच करते हैं। ठीक है, उस कपड़े को ब्लीच करने का मतलब क्या हुआ, कपड़े को सफेद करना। ठीक है, पीलापन दूर करने के लिए हम उस कपड़े पर क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये फिफ्थ पॉइंट है, फिर हम मर्सराइजिंग करेंगे। मर्सराइजिंग यानी कि जरूरत होने पर करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं, सूती पर चमक के लिए किया जाता है। नहीं, ये पॉइंट सही लिखा हुआ है, पॉइंट फिफ्थ नहीं है। ठीक है, ये ब्लीचिंग जब हम करते हैं
तो ब्लीचिंग के अंडर में ही जिन कपड़ों पे हमें मर्सराइजिंग की जरूरत होती है उसी पर करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। जैसे सूती पर, अगर सूती कपड़ा है तो सूती कपड़े पर हम मर्सराइजिंग करते हैं, बाकी किसी कपड़े पर हम मर्सराइजिंग नहीं करते हैं। मर्सराइजिंग सिर्फ और सिर्फ किस पे की जाती है, सूती पर की जाती है, यानी कि कॉटन पे की जाती है। बाकी किसी अदर फैब्रिक पर हम मर्सराइजिंग की प्रोसेस नहीं करते हैं। ठीक, अब इंस्पेक्शन, फिर से हम एक बार इंस्पेक्शन दोबारा करते हैं। ठीक है, दोबारा हम क्या करते हैं, उस कपड़े का इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें हम क्या जांच करते हैं, कपड़े की जांच करते हैं, अवशोषण क्षमता उसकी, कि कपड़े की अवशोषण क्षमता क्या है, यानी कि कपड़ा कितना नमी को सोखता है, कितना नहीं सोखता है। कपड़े का पीएच मान टेस्ट करते हैं। ठीक है, कपड़े की अवशोषण क्षमता को टेस्ट करते हैं कि कितना अवशोषण कर रहा है, अब्सॉर्ब कर रहा है नमी को या पसीने को, और उसके बाद उसका पीएच मान देखते हैं कि कपड़े का पीएच मान क्या है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उसको सिटिंग ऑन स्टेंटर। सिटिंग ऑन स्टेंटर का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने, याद है हम लोगों ने जब फिनिशिंग पढ़ी थी तो टेंटरिंग पढ़ी थी। टेंटरिंग पे हम लोगों ने स्टेंटर मशीन हम लोगों ने दिखाई थी ना, मैंने दिखाई थी ना, जिसमें कपड़े को इवन किया था, मतलब चारों दिशाएं उसकी क्या करी थी, बराबर, कपड़े की लंबाई चौड़ाई इवन करी थी, मतलब बराबर करी थी। ठीक है, अब सिटिंग ऑन स्टेंटर में क्या है, स्टेंटर एक मशीन होती है जिसको हम लोगों ने पहले देखा भी हुआ है। ठीक है, जिस पर कपड़ा सेट किया जाता है। ठीक है, जिस पे कपड़ा सेट किया जाता है, किस लिए, लंबाई चौड़ाई को बराबर करने के लिए। वही हम लोग एक तरीके से, ये क्या हुआ, बेसिकली टेंटरिंग की बात हो रही है, यानी कि हम लोग सिटिंग ऑन स्टेंटर यानी स्टेंटर मशीन पे करके, स्टेंटर मशीन पे लगा के कपड़े की क्या करते हैं, टेंडरिंग करते हैं, ताकि कपड़े का जो इधर उधर जो भी लंबाई चौड़ाई, कपड़े का शेप इधर बिगड़ा हुआ है, जो भी बिगड़ा हुआ है वो एकदम प्रॉपर कपड़ा शेप में आ जाए। ठीक है, इसीलिए हम उसको स्टेंटर मशीन पे सेट करते हैं। अब हमने कपड़े को सीधा भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, हमारा कपड़ा ब्लीच भी हो चुका है, कपड़ा सीधा भी हो चुका है, कपड़े पर अनवांटेड चीजें भी निकल चुकी हैं। अब हम उस पे क्या करेंगे, डाई करेंगे और प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब हम उस पे मतलब रंगाई करेंगे, डाई का मतलब रंगाई करेंगे, प्रिंट का मतलब छपाई करेंगे, रंगाई व छपाई करेंगे। ठीक, अब रंगाई व छपाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उस कपड़े की, ठीक है, उस कपड़े की हम क्यूरिंग करते हैं। रंगाई व छपाई के बाद हम क्या करेंगे, क्यूरिंग करते हैं। किस लिए, रंग को पक्का करने के लिए फिक्सर एजेंट का काम करता है। क्यूरिंग की प्रोसेस में जब हम क्यूरिंग करते हैं तो रंग को पक्का करने के लिए फिक्सर एजेंट का काम करता है, क्या, क्यूरिंग। ठीक है, रंग को पूरी तरीके से कलर फिक्स करने के लिए हम क्यूरिंग करते हैं। ठीक, अब वॉशिंग, वॉशिंग कपड़े को धुलना, फिर हम कपड़ा, जब हमने क्यूरिंग कर लिया, सब कुछ हो गया, तो फाइनल स्टेज पे हमारा क्या होता है, कपड़ा धुला जाता है। धुलना यानी कि ऑन पैड स्टीम। अब पैड स्टीम रेंज पर हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग भी करते हैं जब कपड़ा डाई ज्यादा हो जाता है। देखो, कपड़े को धुलते हैं, उसके बाद फिर पैड स्टीम रेंज का प्रयोग करते हैं। देखिए, जहां पर ये इसका यूज किया जाता है, पैड स्टीम, देखिए पहली बात है जो ये ऑन पैड स्टीम है। देखिए ऑन पैड स्टीम क्या होती है, ये एक मशीन होती है, जो मशीन अभी देख रहे थे, मशीन होती है। इस पर जो डाई जैसे कहीं कहीं ज्यादा हो जाती, जहां जहां कलर ज्यादा हो जाता है, तो उसको बराबर करने के लिए हम ऑन पैड स्टीम यानी कि पैड स्टीम पर डालते हैं, उसके जरिए हम डाई को बराबर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। जो लास्ट हमारी फिनिशिंग है उसको करेंगे, लास्ट फिनिशिंग यानी कि लास्ट बार, आखिरी बार उसमें परिसज्जा करेंगे। देन लास्ट में हम कैलेंडरिंग करते हैं, कैलेंडरिंग करके कपड़े को प्रेस करते हैं। फिर हम उस पे क्या करेंगे, सेंट्रलाइजिंग,
कैलेंडरिंग करने के बाद देखो सनफ्राइजिंग हम उन्हीं कपड़ों पे करते हैं जिसपे कि व्यवसायिक, सनफ्राइजिंग बेसिकली होता क्या, ये एक व्यवसायिक चिन्ह है जो जरूरत पड़ने पर कपड़े को दिया जाता है। किस लिए? सिकुड़न मुक्त करने के लिए, कपड़े पर सिकुड़न मुक्त करने के लिए, यानी कि क्रीज रेजिस्ट करने के लिए हम कपड़े पर ये चिन्ह देते हैं सनफ्राइजिंग का। समझ में आया?